कर्म का फल। घने जंगल के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती, जहां जीवन की रफ्तार धीमी पर संघर्ष की गति तेज। इसी बस्ती में साहिल अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। उसका जीवन जंगल की लकड़ियों पर टिका था। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लेकर निकल पड़ता। दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और शाम को शहर ले जाकर बेचता। यही उसकी परिवार की जीविका का एकमात्र साधन था। उसकी पत्नी रजिया घर के कामकाज में जुटी रहती। सुबह सबसे पहले उठकर चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन सजाती, फिर बच्चों के लिए बाजरे की रोटी बनाती। उनका बेटा राजू अभी छोटा था, पर खेतों के काम में अपने पिता का हाथ बंटाने की भरपूर कोशिश करता। उनकी बेटी पिंकी सबसे अलग थी। उसके सपने जंगल की ऊंची शाखाओं तक फैले थे। वह पास के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी और उसकी किताबों की खुशबू साहिल के लिए किसी इत्र से कम नहीं थी। जीवन सरल था पर कठोर भी। कभी कभी लकड़ियां कम मिलती तो कभी बाजार में दाम नहीं मिलते। ऐसे दिनों में घर में चूल्हा मुश्किल से जलता। साहिल अपनी लाचारगी पर घुट जाता, पर कभी हार नहीं मानता। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। वह कभी हरे पे नहीं काटता था, सिर्फ सूखी और गिरी हुई लकड़ियों को ही चुनता था। उसे लगता था कि जंगल भी एक जीवित प्राणी है और उसे बेवजह चोट पहुंचाना पाप है। एक बार की बात है, जंगल में लकड़ियां कम होने लगी। साहिल को अब बहुत दूर जंगल के और अंदर जाना पड़ता था। एक दिन चलते चलते वह बहुत गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक अद्भुत पेड़ देखा। वह इतना विशाल था कि उसकी जड़ें धरती में बहुत दूर तक फैली थी और उसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। वह पेड़ बहुत पुराना लग रहा था, इतना पुराना कि जैसे उसने कई सदियों को देखा हो। उसकी छाल पर उम्र की लकीरें उभरी हुई थीं, मानो कोई प्राचीन कहानी कह रही हो। साहिल ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसके मन में एक अजीब सी भावना आई। यह पेय आम लकड़ियों वाला पेय नहीं था, इसमें कुछ अलग था, कुछ पवित्र सा। उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। यह पेय कोई आम पेय नहीं है, उसने सोचा। इसे काटना पाप होगा। यह तो जंगल का रक्षक लगता है। उसके परिवार की भूख ने उसे एक पल को डगमगाया, पर उसकी नैतिकता ने उसे रोक लिया। उसने उस पेय को बिना छुए दूसरी सूखी लकड़ियां ढूंढी और वापस लौट आया। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। लकड़ियां और भी कम मिलने लगी। पिंकी की स्कूल की फीस बकाया हो गई और रजिया को राजू के नए कपों के लिए इंतजार करना पड़ा। एक शाम जब घर में सिर्फ थोड़ा सा बाजरे का आटा बचा था, पिंकी ने साहिल से पूछा, पिताजी, क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी? साहिल का दिल दर्द से भर उठा। अपनी बेटी की आंखों में मायूसी देखकर उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने बेटी को गले से लगाया और बोला, नहीं बेटी, तुम जरूर पाओगी। तुम्हारे पिता अभी हार नहीं माने हैं। उसी रात साहिल ने एक भा फैसला किया। वह अगले दिन फिर उसी विशाल पेय के पास जाएगा। अगर भूख और लाचारी उसे मजबूर करती तो वह उसे काटेगा। उसने रात भर करवटें बदली। सुबह जब सूरज की पहली किरणें फूटी तो वह कुल्हाड़ी लेकर फिर जंगल में उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। जब वह उस विशाल पेय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेय के नीचे एक अजीब सी चमक थी। पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा पुराना पर अच्छी तरह से बना हुआ लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर मिट्टी जमी हुई थी, पर वह साफ दिख रहा था कि उसे हाल ही में रखा गया है। साहिल ने डरते डरते उसे खोला। बक्से के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के और कुछ पुराने कागजात थे। वह हक्का बक्का रह गया। लगभग उसी समय एक महंगी गाय जंगल के रास्ते पर आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति उतरे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पर्यावरणविद थे, जो अपने पूर्वजों द्वारा जंगल में छिपाए गए एक प्राचीन खजाने की तलाश में थे। उन्होंने अपने एक पुराने नक्शे में इस विशेष पेय का वर्णन पढ़ा था। उन सज्जन ने साहिल को बक्से के पास खा देखा। तुम कौन हो और इस बक्से के साथ क्या कर रहे हो?
उन्होंने कक आवा में पूछा। साहिल ने पूरी ईमानदारी से अपनी कहानी बताई कि कैसे वह लकड़ियां काटने आया था, कैसे इस पे को काटने से उसकी अंतरात्मा ने रोक दिया और कैसे उसने यह बक्सा अभी पाया है। सज्जन व्यक्ति ने साहिल की आंखों में देखा। उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया। वह मुस्कुराए और बोले, यह बक्सा मेरा है। मेरे पूर्वजों ने इसे यहाँ छिपाया था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस जंगल और प्रकृति का सच्चा सम्मान करता हो। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी देखा था, जब तुम इस पेड़ के पास आए थे और बिना इसे काटे चले गए थे। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूं। उन्होंने साहिल का हाथ पकड़ कहा, तुम्हारी ईमानदारी और प्रकृति प्रेम ने तुम्हें इस खजाने का हकदार बना दिया है। मैं इस जंगल को बचाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की एक नई परियोजना शुरू कर रहा हूं। मुझे तुम जैसे ईमानदार और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति की तलाश थी, जो इस परियोजना का नेतृत्व कर सके। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ खजाना नहीं था, यह उसके कर्मों का फल था। उन सिक्कों से उसकी गरीबी दूर हुई और उस नई परियोजना में उसे एक सम्मानित काम मिला। साहिल अब लकड़ियां नहीं काटता था, बल्कि वह जंगल का संरक्षक बन गया था। वह ग्रामीणों को पेड़ लगाने और प्रकृति का सम्मान करने के लिए जागरूक करता था। उनकी बेटी की स्कूल की फीस समय पर भरी जाने लगी और राजू ने भी पिताजी के नए काम में हाथ बंटाया, जंगल को समझने और उसकी देखभाल करने में। रजिया के चेहरे पर अब चिंता की जगह एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। साहिल ने महसूस किया कि कर्म का फल वाकई मिलता है। उसकी ईमानदारी और विश्वास ने उसे सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन भी दिया था। जंगल, जिसने उसे जीवन दिया था, अब उसके परिवार का रक्षक बन गया था। अपने नसीब का लिखा। हरिहरपुर गांव की सूखी और पथरीली जमीन पर बसा था एक छोटा सा घर, जहां मिश्रा परिवार रहता था। इस परिवार में थे 3 भाई, राम, श्याम और मोहन। नाम तो साधारण थे, पर उनके स्वभाव, उनकी सोच और उनकी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर था। सबसे बड़ा था राम। वह पढ़ा लिखा था, गांव के गिने चुने लोगों में से था जिसने कॉलेज की पढ़ाई की थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह हमेशा कहता, किताबों में लिखा है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेहनत तो गवार करते हैं, असली बुद्धिमान तो दिमाग से काम लेता है। वह नौकरी की तलाश में शहर के चक्कर लगाता और जब नहीं मिलती तो भाग्य को कोसता, पर खेत में उतरने से कतराता था। उसके हाथ कभी धूल मिट्टी से सने नहीं होते थे। हमेशा साफ सुथरे मंझला भाई था श्याम। वह गांव का सबसे बड़ा कामचोर था। सुबह देर से उठता, दिन भर चौपाल पर बैठकर ताश खेलता या गप्पे मारता। काम के नाम पर उसे बुखार चढ़ जाता। वह हमेशा कहता, जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर भाग्य में गरीबी है तो कोई नहीं बदल सकता। मेरे नसीब में आराम है, इसलिए मैं काम क्यों करूं। वह हर बात पर भाग्य का हवाला देता और आलस्य को अपना कवच बनाए रखता। और सबसे छोटा था मोहन। वह मेहनती था, इतना कि गांव में उसकी मिसाल दी जाती। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और आधी रात तक खेतों में पसीना बहाता। उसकी पीठ पर हमेशा मिट्टी लगी रहती और हाथ खुरदुरे थे। उसे न तो किताबों का ज्ञान था और न ही भाग्य पर अंधा विश्वास। वह बस एक बात जानता था, कर्म ही पूजा है और कर्म ही तुम्हारा नसीब लिखता है। बहे भाई की बातें सुनता, मंझले की हंसी उभाता और बस अपने काम में लगा रहता। उनके माता पिता बूढ़े और चिंतित रहते थे। हे भगवान, इन तीनों का क्या होगा। माँ अक्सर कहती, राम पढ़ लिख कर भी बेकार है, श्याम कामचोर है, बस मोहन ही है जो घर संभाले हुए है। गांव में कुछ साल लगातार सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, कुएं रीते पड़ गए, खाने पीने की किल्लत होने लगी। राम शहर में कई जगह धक्के खाकर थक चुका था। नौकरी कहीं नहीं मिली। अब वह घर में बैठकर निराशा में डूबने लगा था। वह कहता, लगता है मेरे नसीब में नौकरी नहीं और खेती मैं करूंगा नहीं। उसके पढ़े लिखे दिमाग में अब सिर्फ नकारात्मकता भरी थी। श्याम की तो जैसे मौज हो गई। काम तो वह पहले भी नहीं करता था, अब तो बहाना भी मिल गया। जब कुछ उग ही नहीं रहा
तो क्यों हल चलाऊं? यह सब नसीब का खेल है। वह भूखा रहता पर काम नहीं करता, दूसरों से उधार मांगता, और जब कोई नहीं देता तो राम पर चिल्लाता कि वह पढ़ा लिखा है, कुछ करे। पर मोहन नहीं रुका। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर हिम्मत नहीं हारी। जब सब कुएं सूखने की बात कर रहे थे तो मोहन ने फावड़ा उठाया और एक पुरानी सूखी बावड़ी की मरम्मत शुरू कर दी। गांव वाले उस पर हंसते, अरे मोहन, बावड़ी में पानी कहां से आएगा? जब कुएं सूखे हैं तो बावड़ी में क्या गंगा बहेगी? यह सब नसीब का लिखा है। राम भी मोहन को टोकता, भाई, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर। मैंने किताबों में पढ़ा है कि पानी का स्तर नीचे चला गया है। यह सब वैज्ञानिक तथ्य है। श्याम तो ताने मारता, मोहन, तू पागल हो गया है। इससे अच्छा तो सो जा। जो भाग्य में नहीं वो तुझे मेहनत से भी नहीं मिलेगा। मोहन ने किसी की नहीं सुनी। दिन रात एक कर दिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से ऐंठ गई, पर वह लगा रहा। उसने सिर्फ बावड़ी खोदी ही नहीं, उसने गांव के पुराने बुजुर्गों से बात करके पानी के पुराने स्रोतों का पता लगाया। उसने समझा कि पानी को जमीन में कैसे रोका जा सकता है। एक दिन जब मोहन मिट्टी खोदते खोदते बिल्कुल थक चुका था और निराशा घेरने लगी थी, तभी अचानक उसके फावड़े से एक आवाज आई, छप, और देखते ही देखते मिट्टी के नीचे से साफ ठंडा पानी फूट पड़ा। पहले एक पतली धार, फिर एक झरना। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह खुशी से चिल्लाया, पानी, पानी मिल गया। गांव वाले दौड़े आए। श्याम भी दौड़ा, राम भी आया। सबने देखा, मोहन की मेहनत रंग लाई थी। उस बावड़ी में पानी था। मोहन ने उस पानी से अपनी थोड़ी सी जमीन सींची। उसने हिम्मत करके नई फसलें लगाईं जो कम पानी में भी उग सकती थीं। धीरे धीरे उसकी जमीन हरी भरी होने लगी। उसकी मेहनत का फल दिखने लगा था। यह देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे कर्म में बदलना पड़ता है। वह मोहन के पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, मोहन, मैंने सिर्फ किताबी ज्ञान को पूजा। तूने मुझे सिखाया कि असली ज्ञान वह है जो जमीन पर उतरे। मुझे माफ कर दे, मैं भी अब तेरे साथ काम करूंगा। राम ने अपनी पढ़ाई का उपयोग किया। उसने गांव के अन्य किसानों को मोहन की तकनीकें समझाईं, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और जल संरक्षण के तरीके बताए। श्याम के लिए यह सबसे बड़ा सबक था। जब उसने देखा कि मोहन की मेहनत से उसका खेत लहलहा रहा है और गांव के बाकी लोग भी मोहन का सम्मान कर रहे हैं, तो उसे अपनी जिंदगी की बेईमानी का एहसास हुआ। उसे लगा, मेरा नसीब कहां लिखा था? मैंने तो बस अपना भाग्य कोसने में ही जीवन बिता दिया। वह पहली बार आत्मग्लानि से भर उठा। एक दिन वह मोहन के पैरों में गिर पड़ा, भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं भी मेहनत करूंगा। मुझे भी काम सिखा। मोहन ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। उसने श्याम को काम सिखाया और श्याम ने भी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया। राम ने अपनी बुद्धि से नए रास्ते खोले। धीरे धीरे मोहन की मेहनत, राम के ज्ञान और श्याम की बदली हुई लगन से न केवल उनका परिवार समृद्ध हुआ, बल्कि पूरे हरिहरपुर गांव में बदलाव की लहर आ गई। उन्होंने मिलकर गांव में छोटे छोटे तालाब बनवाए, पानी बचाने के तरीके अपनाए और नई तकनीकें सीखी। गांव में खुशहाली लौट आई। अब कोई श्याम की कामचोरी की बात नहीं करता था, बल्कि उसकी लगन की मिसाल देता था। राम का ज्ञान अब केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह गांव के लिए मशाल बन चुका था। और मोहन, जिसने कभी नसीब पर भरोसा नहीं किया, उसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखा था। तीनों भाई अब एक साथ मिलकर काम करते थे। राम, श्याम और मोहन ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अपने नसीब का लिखा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। यह हमारे हाथों में होता है, हमारे कर्मों में होता है और हमारे पसीने की हर बूंद में होता है। जो कर्म करता है वही अपना नसीब लिखता है और वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। गरीब किसान का बेटी बरसात की फुहारों से धुली, मिट्टी की सोंधी खुशबू से महकती, वह सुबह रामलाल के लिए किसी वरदान से कम न थी। उसका छोटा सा खेत जो
अब उसकी दुनिया का केंद्र था, पूरी तरह हरा भरा था। धान की बालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे किसी बच्चे की अटखेलियां हों। रामलाल अपने माथे का पसीना पोंछते हुए संतोष से मुस्कुराया। उसके बगल में 4 साल की प्रिया, उसकी बेटी, नन्ही नन्ही उंगलियों से गीली मिट्टी में आकृतियां बना रही थी। बाबूजी, ये देखो। प्रिया ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में एक जुगनू पकड़ा था। रामलाल ने झुककर देखा। उसकी आंखों में ममता तैर गई। मेरी बिटिया तो जुगनू पकड़ती है, एक दिन देखना सितारों को भी छू लेगी। उनकी यह शांतिपूर्ण दुनिया तब बिखर गई जब गांव का सबसे ताकतवर और लालची सेठ धनराम उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। धनराम की आंखें रामलाल के उपजाऊ खेत पर टिकी थी। उसने रामलाल को एक छोटे से कर के जाल में फांसा और रातों रात जाली दस्तावेजों और अपनी पहुंच के दम पर रामलाल की पुश्तैनी मीन हपली। रामलाल की दुनिया उज गई। वह थाने गया, कचहरी गया, हर जगह दर दर भटका, पर हर दरवाहा सेठ के पैसे और प्रभाव के आगे बंद था। उसकी आंखों से नींद और दिल से चैन गायब हो गया था। लोग उसे सांत्वना देते, पर उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता था। प्रिया ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था। हालांकि वह बहुत छोटी थी, पर उस दिन पिता की आंखों में उमड़ा दर्द और लाचारगी उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। मेरी मीन तो चली गई बेटी, रामलाल एक रात प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पर तेरा भविष्य मैं किसी को हपने नहीं दूंगा। तू पएगी, बहुत पएगी। और रामलाल ने अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी पत्नी के गहने बेचे, अपने खेत में बनी झोपड़ी छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे से कच्चे मकान में रहने लगा। दूसरों के खेतों में मजदूरी की, शहर जाकर रिक्शा खींचा, पत्थरों को तोहा, एक एक पाई प्रिया की पढ़ाई के लिए जुटाई। प्रिया भी अपने पिता के त्याग को समझती थी। वह दिन रात पढ़ती। उसके पास नई किताबें नहीं थी, तो वह पुरानी किताबों को जीर्ण शीर्ण हालत में भी मन लगाकर पढ़ती। बिजली नहीं होती तो लालटेन की मध्यम रोशनी में आंखें गड़ाए रहती। उसका एक ही सपना था, अपने पिता के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान देखना जो उन्होंने खेत के दिनों में खो दी थी। प्रिया ने कड़ी मेहनत से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जब उसने अपने पिता से कहा कि वह पुलिस में जाना चाहती है, तो रामलाल घबरा गया। पुलिस? बेटी, यह मर्दों का काम है और वहां भी पैसे वाले ही चलते हैं। नहीं बाबूजी, प्रिया की आवाज में दृढ़ता थी। पुलिस न्याय दिलाती है और मैं उसी व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती हूं जहां किसी गरीब की मीन कोई सेठ न हप सके। रामलाल ने अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देखी थी जो कभी उसकी आंखों में थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की चमक। उसने बेटी के फैसले का समर्थन किया। प्रिया ने दिन रात एक कर दिया। शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, हर बाधा को उसने पार किया। और एक दिन वह ऐतिहासिक दिन आया जब प्रिया अपनी वर्दी में अपने गांव वापस लौटी। कंधे पर सितारे चमक रहे थे। वह एक दारोगा थी। रामलाल ने जब प्रिया को उस खाकी वर्दी में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। आज उसने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपने सपनों को वर्दी पहने देखा था। प्रिया की पहली पोस्टिंग उसी इले में हुई जहां उसका गांव था। यह संयोग था या नियति, प्रिया नहीं जानती थी। वह जानती थी कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना है। उसने शुरू में अपने गांव जाने से परहेज किया। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके परिवार की पुरानी कहानी से उसे जोहें, इससे उसके काम पर असर पड़ सकता था। लेकिन गांव की बरें उस तक पहुंचती रहीं। सेठ धनराम अब सिर्फ मीन हपने तक सीमित नहीं था। वह अब खनन माफिया से जो गया था। पूरे इलाके में अवैध खनन का जाल बिछा रहा था और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे धमकाया जाता या तुम कर दिया जाता था। प्रिया ने गांव के लोगों की आंखों में वही डर और लाचारी देखी जो कभी उसने अपने पिता की आंखों में देखी थी। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। यह सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं था, यह उसके बचपन का घाव था, उसके पिता के सम्मान का प्रश्न था और उन अनगिनत गरीब किसानों की आवाज थी जिन्हें धनराम जैसे लोगों ने कुचला था। प्रिया ने चुपचाप काम शुरू किया।
उसने एक एक सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। खनन स्थलों पर चोरी, छुपे छापे, गवाहों से ओन पर गुप्त बातचीत, स्थानीय पुलिसकर्मियों की मदद से जानकारी जुटाना, सब कुछ बहुत सावधानी से। सेठ धनराम के गुर्गे हर जगह फैले थे। कई बार उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है, पर उसके पिता का चेहरा, उनकी लाचारगी उसे हर डर से ऊपर उठा देती थी। एक रात प्रिया को एक पुख्ता खबर मिली कि सेठ धनराम अपने अवैध खनन के पैसों का एक बड़ा लेन देन करने वाला है और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होंगे। प्रिया ने अपने सीनियर्स को विश्वास में लिया और एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। आधी रात का समय था। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस गाड़ियों का काफिला सेठ धनराम के गोदाम की ओर बढ़ा। प्रिया सबसे आगे थी। उसकी आंखों में संकल्प की आग थी। सेठ धनराम अपने कुछ गुर्गों के साथ बैठा पैसों का हिसाब किताब कर रहा था। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा तोड़ा, वह हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम? सेठ गुर्राया। मैं दारोगा प्रिया। प्रिया की आवाज कड़क थी। और तुम गिरफ्तार हो। सेठ धनराम अवैध खनन, जालसाजी और कई लोगों को धमकाने के आरोप में। सेठ धनराम ने प्रिया को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। प्रिया, रामलाल की बेटी, तुम क्या सोचती हो? मुझसे बदला ले लोगी? उसकी आवाज में घमंड था। यह बदला नहीं सेठ, प्रिया ने निडरता से कहा। यह न्याय है। मेरे पिता ने जो खोया था वह तो वापस नहीं आ सकता, पर अब कोई और रामलाल अपनी मीन नहीं खोएगा और तुम्हारा हिसाब आज यहीं बराबर होगा। सेठ ने भागने की कोशिश की। उसके गुर्गों ने हमला करने चाहा, पर प्रिया और उसकी टीम पूरी तैयारी में थी। कुछ ही मिनटों में सेठ धनराम और उसके सारे गुर्गे पुलिस हिरासत में थे। हथकियां कस दी गईं। जब सेठ को पुलिस की गाही में बिठाया जा रहा था, तो उसकी निगाह प्रिया पर पड़ी। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, न्याय की शांति। सुबह तक यह खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। जब प्रिया अपने गांव की ओर निकली, तो लोगों ने उसका स्वागत नायिका की तरह किया। उसकी नजरों ने भीड़ में अपने पिता को खोजा। रामलाल अपने पुराने फटे कपड़ों में आंखें झुकाए खड़ा था। प्रिया ने वर्दी में ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी, मेरी आशा, सब ठीक है बाबूजी। प्रिया ने उनके कंधे पर हाथ फेरा। अब सब ठीक है। उस दिन रामलाल ने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि न्याय को वर्दी पहने देखा था। सेठ धनराम जेल की सलाखों के पीछे था और रामलाल की खोई हुई शांति और प्रिया की मेहनत से मिली न्याय की जीत ने गांव में एक नई सुबह का आगाह किया था। प्रिया अब सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, बल्कि उन सभी गरीबों की आशा थी जो कभी अन्याय के शिकार हुए थे। उसकी वर्दी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, वह न्याय, साहस और आशा का प्रतीक थी।